Welcome to all of the students. आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जब भी आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ोगे आप एक एक्सप्रेशन ज़रूर देखोगे। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N टाइम्स E। यहाँ पे जो Q है वो चार्ज ऑन बॉडी है, चार्ज ऑन बॉडी। N जो है ये है इंटीजर मल्टीपल। हमारे पास क्या है? इंटीजर मल्टीपल। या आप इसी को कभी बोलते हो इंटीग्रल मल्टीपल। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। कभी लिखा होता है इंटीग्रल, वो समझते हैं कुछ और है, लेकिन इंटीजर ही होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि इंटीजर्स में पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी होते हैं और उन पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव भी होता है, इंक्लूडिंग ज़ीरो। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड में -इन्फिनिटी की तरह जा सकता है और पॉजिटिव साइड में +इन्फिनिटी की तरह जा सकता है। मतलब ये हुआ कि n का वैल्यू 1, 2, 3 और इनके नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, उसी को तो हम इंटीजर बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास E है, E दैट इज एलिमेंट्री चार्ज। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री चार्ज किसको बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज वो चार्ज होता है, एलिमेंट्री चार्ज वो चार्ज होता है जो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, विच एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंटली, या हम बोल सकते हैं विच एग्जिस्ट्स इन फ्री स्टेट। हम लिखेंगे विच एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंटली। जैसे आप बोलते हो कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो एलिमेंट्री चार्ज है। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, वरना हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी छोटे चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन वो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते नहीं है। उनको हम क्या बोलते हैं? कॉक्स। कॉक्स का चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज से तो छोटे हैं, लेकिन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वरना इनका 1/3 ऑफ E भी चार्ज होता है, 2/3 ऑफ E भी चार्ज होता है, यानी E से कम। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि वो चार्ज एलिमेंट्री चार्ज होता है जिसका चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे। इसीलिए हम E का वैल्यू या तो प्रोटॉन का चार्ज लेते हैं या इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखिए तो नेगेटिव होता है और वैल्यू कितनी होती है? -1.6 × 10⁻⁻19 और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। इसी तरह प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है लेकिन साइन अपोजिट होता है, दैट इज पॉजिटिव। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। स्टूडेंट्स, आपकी
माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि टॉपिक का नाम क्वांटाइजेशन है, पढ़ तो हम कुछ और रहे हैं। मैंने ये एक्सप्रेशन इसीलिए पढ़ाई क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के रिलेटेड यही एक्सप्रेशन है। अब जो आपके माइंड में क्वेश्चन है कि क्वांटाइजेशन होता क्या है, स्टूडेंट्स, हम उस फिजिकल क्वांटिटी को फिजिक्स में क्वांटाइज्ड बोलते हैं जो हमेशा डिस्क्रीट पैकेट्स में प्रेजेंट हो, which is always present in discrete packets. Remember it, students. Rather than in continuous amount. This line is very important. A physical quantity is said to be quantized if it's present in discrete packets rather than in continuous amount. Rather than in continuous amount. इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है डिस्क्रीट और एक है कंटिन्यूअस। इन दो वर्ड्स को हमें समझना होगा। ये समझ में आए तो मान लो क्वांटाइजेशन कंप्लीट है। डिस्क्रीट की बात करें, इसको हम दूसरे वर्ड्स में डिसकंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, यानी जिसका वैल्यू कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस। मतलब क्या हुआ, अगर मैं अभी बोलूँ कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th, आप बोलोगे सर 29। अगर अभी मैं बोलूं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 12th, आप बोलोगे सर 30। लेकिन क्या आप कभी ये आंसर दोगे कि सर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th इज 29.5? नो। 29.1? नो। 29.2? नो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 29 और 30 के बीच में गैप आ रही है, इट मीन्स दैट जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने बोला है, इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ डिस्क्रीट। क्योंकि इसका हर किसी प्लेस पे या हर किसी टाइम पे वैल्यू नहीं होता है। इसको हम सिग्नल सब्जेक्ट में यूँ बोला करते हैं कि हम उस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं जिसका हर किसी टाइम पे वैल्यू नहीं होता है। लाइक डिजिटल सिग्नल। अगर हम डिजिटल सिग्नल की बात करें, डिजिटल सिग्नल वो सिग्नल होती है जिसका कभी वैल्यू होता है, कभी नहीं होता है, यानी 0 और 1। कभी वैल्यू है, कभी वैल्यू नहीं है, कभी वैल्यू है, कभी वैल्यू नहीं है, कभी वैल्यू है। ये हुई हमारे पास एक डिस्क्रीट सिग्नल। ये हुआ हमारे पास डिस्क्रीट, मीन्स कि जिसका हर किसी टाइम पे वैल्यू नहीं होता है, कोई ना कोई गैप रहती है दो नंबर्स के बीच में। इंस्टेड ऑफ इट, अगर हम कंटिन्यूअस अमाउंट की बात करें, सिग्नल की भाषा में बोले, सिग्नल के सब्जेक्ट की बात करें, तो उस सिग्नल को हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होती है जिसका हर किसी टाइम पे कोई ना कोई वैल्यू होता है। हम ऐसे बात करें, कोई ना कोई वैल्यू है, उसको हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। मीन्स हर किसी टाइम पे कंटिन्यूअस सिग्नल का हर किसी टाइम पे वैल्यू होता है। अगर मैं अभी बोलूँ व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, किसी का 5 फीट भी आ सकता है स्टूडेंट्स, किसी का 5 फीट 1 इंच भी आ सकता है, किसी का 5 फीट 2 इंच भी आ सकता है। यहाँ पे ये नहीं है कि किसी का 5 फीट है और अब दूसरे स्टूडेंट्स का हमेशा 6 फीट होगा या 4 फीट होगा या 7 फीट होगा, नहीं। 5 और 6 के बीच में जो 5 फीट 1 इंच 2 इंच 3 इंच भी है, ये भी एग्जिस्ट करते हैं। इट मीन्स दैट 5 और 6 के बीच में एक कंटिन्यूअस वैल्यू आ रही है, कोई गैप नहीं रह पाती है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हमने ये सीखा कि क्वांटाइजेशन ये होता है कि जब भी फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्रीट पैकेट्स में प्रेजेंट हो और कंटिन्यूअस अमाउंट में ना हो। इसी तरह हम चार्ज को क्वांटाइज्ड बोलते हैं, मींस चार्ज भी क्या होना चाहिए, शुड बी प्रेजेंट इन डिस्क्रीट पैकेट्स रादर देन इन कंटिन्यूअस अमाउंट। यही बात हम समझने जा रहे हैं अब। चार्ज इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड इफ इट इज प्रेजेंट इन डिस्क्रीट पैकेट्स रादर देन इन कंटिन्यूअस अमाउंट।
स्टूडेंट्स अभी हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ी थी, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस। प्लस तब आता है जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं, माइनस तब आता है जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि एक बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, कैन यू आंसर इट कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी? सिंपल, यू विल से Q इज इक्वल टू minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Now I am saying that the body has gained 2 electrons. What will be the charge, students? You will answer Q is equal to 2 times. It means that here the value of N will be 2. Simple. Minus 2 times 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Means minus 3.2 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Like that, 3 electrons gained, 4 electrons gained, 5 electrons gained, like that. It will go up to 1, 2, 3, so on up to n. And this 1.6 into 10 raised to power minus 19 is E. If it is for electron, it's minus. If it is for proton, it is plus. That is the way how we get the expression Q is equal to plus minus Ne. Students, यहाँ पे ध्यान रखो, अगर मैं आपको बोलूं क्या ये बॉडी कभी माइनस 1.7 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 19 कोलम चार्ज गेन कर सकती है? यू विल से सर नो। व्हाई? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हम E डिवाइडेड बाई 2 नहीं बना सकते, नो। E डिवाइडेड बाई 3 नहीं बना सकते, नो। अगर मैं आपको बोलूं कैन दिस बॉडी गेन द चार्ज ऑफ माइनस 2.5 into 10 raised to power minus 19 coulomb, you will say no. What it mean? यहाँ पे minus 1.6 और minus 3.2 के बीच में गैप आया है। अगर ये गैप आई है, इसका मतलब क्या हुआ? This charge is present in discrete packets. यहाँ पे continuous values नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि charge is quantized, क्योंकि 1.6 और 3.2 के बीच में बहुत सारा गैप है। दैट इज़ द रीज़न कि हम बोलते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वहाँ पे हम कैसे अराइव होते हैं वो मैंने आपको समझा। पहले एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, फिर 2, फिर 3, इसी तरह हम कह सकते हैं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज़ बीन गेन्ड बाय एनी बॉडी। सिंपल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, हमारे पास क्वांटाइजेशन के 2 लेवल्स होते हैं। एक होती है मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ क्वांटाइजेशन, और दूसरे लेवल को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ क्वांटाइजेशन। स्टूडेंट्स, ये अच्छे से अंडरस्टैंड करना। मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ क्वांटाइजेशन पे हम चार्ज की क्वांटाइजेशन को इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ क्वांटाइजेशन पे हम चार्ज के क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो कैसे? यहाँ पे हम इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पे हम इग्नोर कर नहीं सकते हैं। ये क्या बात हुई? स्टूडेंट्स, मैक्रो होता है लार्ज, ये हमें पता है, और माइक्रो होता है स्मॉल। अब हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक एनालॉजी का यूज़ करते हैं। अगर हम कोई ओशियन ले या समुद्र ले और हम इस समुद्र से एक बाल्टी पानी भरते हैं, स्टूडेंट समझना, क्या भरते हैं? एक बाल्टी पानी भरते हैं। अब मैं आपको बोलूं, क्या इस एक बाल्टी के भरने से इस समुद्र के पानी पे कोई इफेक्ट पड़ा? क्या आपको कभी फील होगा कि समुद्र से किसी ने एक बाल्टी पानी निकाली है? नो, हम कभी फील ही नहीं कर सकते, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत है, दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक लेवल। इसी तरह अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, हम एक पानी की बाल्टी लेते हैं, अब हम इस पानी के बाल्टी से एक गिलास पानी भरते हैं। क्या भरते हैं स्टूडेंट्स? एक गिलास पानी भरते हैं।
अब मैं आपको बोलूं आफ्टर सम टाइम, अगर आप मैं बोलूं कि क्या बाल्टी का पानी कम हुआ है, आप बोलोगे यस। यहाँ पे आपने फील किया कि हाँ बाल्टी से पानी निकाली गई है, लेकिन यहाँ पे आपने ये फील नहीं किया कि समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाली गई है। सेम इज़ द कंसेप्ट विद द चार्ज। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम माइक्रो कोलम्स की बात करते हैं। माइक्रो कोलम्स, एक कोलम में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कोलम में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक माइक्रो कोलम में कितने होंगे? अगर कोलम में इतने हैं, माइक्रो में हम क्या करते हैं 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली हम अगर देखें 18 में से 6 को माइनस करते हैं, इट मीन्स 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या गेन होना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। इट मीन्स दैट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना ग्रेनी नेचर लॉस करता है। अपना क्या करता है? ग्रेनी नेचर लॉस करता है। ग्रेनी नेचर क्या करता है? लॉस करता है। क्योंकि 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स एक माइक्रो कोलम के अंदर होना बहुत बड़ी क्वांटिटी है। यहाँ पे फिर एक इलेक्ट्रॉन लॉस होना या गेन होना उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे आपको क्वांटाइजेशन दिखेगी नहीं, यानी ग्रेनी नेचर यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये अमाउंट कंटिन्यूअस है, ना कि डिस्क्रीट है। लाइक कि अगर आप डॉट्स को देखेंगे, इन डॉट्स को दूर से देखेंगे, है तो ये बहुत सारे डॉट्स, अगर आप इनको दूर से देखोगे तो आपको ये क्या लगेगा? कंटिन्यूअस। लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है ना, डिस्क्रीट है, लेकिन लगता क्या है? कंटिन्यूअस है। इसी तरह माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज क्वांटाइज्ड है लेकिन लगता नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम नैनो की बात करते हैं, पिको की बात करते हैं, फेम्टो की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर अब लेंगे हम पिको कोलम। पिको में होता है, अगर एक कोलम में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है, पिको में हम 10⁻−12 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 में से अप्रॉक्सीमेटली हम देखेंगे तो 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स हम पाते हैं। मतलब इससे तो छोटी क्वांटिटी है। यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन का गेन होना या लॉस होना वो इफेक्ट करेगा, ज़रूर इफेक्ट करेगा। इसीलिए यहाँ पे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी है, यहाँ पे छोटी क्वांटिटी है। बड़ी क्वांटिटी में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करवाओगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप बोलोगे बराबर है, सेम है। इसीलिए हम क्वांटाइजेशन को यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का गेन होना या लॉस करना इफेक्ट करेगा, ज़रूर करेगा इफेक्ट। यहाँ पे ग्रेनी नेचर लॉस नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रेनी नेचर लॉस नहीं होता है। ग्रेनी नेचर लॉस नहीं होता है, यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, ग्रेनी नेचर लॉस नहीं होता है। स्टूडेंट्स, ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट। होप कि आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।